एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, इसको किस बेसिस पे बाइफिकेशन किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ये वाले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट मेनली 4 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो बेसिकली द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर क्या आएगा। फ्रेंड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, इसमें हम लोग जनरली मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग समझते हो कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स बढ़ाना, बट आप लोगों को ये एक गलत सोच है, ये गलत फहमी हुई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेल्स बढ़ाना नहीं होता है, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट जब आपने प्रोडक्शन भी नहीं किया था वहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग की प्रोसेस, और सेल्स हो जाने के बाद आफ्टर सर्विस जो होती है लाइक गारंटी, वारंटी, ये सारी चीज़ों को भी मार्केटिंग की प्रोसेस जो है वो कवर अप करती है। दैट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेल्स प्रमोशन, बट मार्केटिंग का सिंपल फंडा है, आप कस्टमर्स की नीड को समझो, उसकी नीड को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने का अटैम्प्ट करो, ओवरऑल रिज़ल्ट मिलेगा आपको, आपका सेल्स बढ़ेगा एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग का मतलब है आप पहले तो कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी नीड्स क्या है, एंड देन उनकी नीड्स को आप सेटिस्फाई करने की ट्राई करो, उनको बेस्ट प्रोडक्ट दो। नॉट ओनली प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, प्रोडक्ट की प्राइस है, ये सारी चीज़ भी उस हिसाब से होनी चाहिए जिससे आपके कस्टमर को मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट देनी होती है, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है, आपकी प्राइस कैसी है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, और मैक्सिमम हम लोग ट्राई करेंगे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने का, एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें हम लोग 4 चीज़ें लेते हैं। ये जो फंक्शंस आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो फंक्शंस है ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4P का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये 4Ps आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट जो P है, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आपको क्या चीज़ लेनी है, तो प्रोडक्ट का जो असल अपने जो प्रोडक्ट मेन अपनी प्रोडक्ट है वो, इसके अलावा प्रोडक्ट का जो दिखाव है, प्रोडक्ट कैसी दिखती है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा है, कलर, साइज़, प्रोडक्ट का शेप, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन प्रोडक्ट का शेप कौन सा है, उसका पैकेजिंग कैसा है, उसकी प्रिंट कैसी है, उसका कवर कैसा है, और उसको यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। सो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के यूज़ से रिलेटेड है, ईज़िली प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा, वन मोर थिंग, प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक कैसे
हम लोग रख सकते हैं, सेफली उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस भी करी हुई हैं, जैसे प्रोडक्ट की वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जितनी ज़्यादा होगी, मतलब प्रोडक्ट जितना लंबा, ड्यूरेबिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आप कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाओगे। जब भी आप लोग डीमार्ट या ओसियम में कहीं पे भी ऐसे मार्केट्स में आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, दो प्रोडक्ट होती हैं तो दोनों की प्राइस में डिफरेंस होता है। एक प्रोडक्ट सस्ती है बट वो उसकी अगर मान लो कि एक्सपायरी डेट आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद वाली है, दूसरी प्रोडक्ट है 20-25 रुपये महंगी है बट उसकी एक्सपायरी डेट 1.5 साल के बाद वाली है, देन विच विल यू परचेज? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, कि जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबी खींचने वाली है, बहुत लंबे तक हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो जो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग मैक्सिमम परचेज़ करने की ट्राई करते हैं। सो प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड है प्राइस। प्राइस मतलब कस्टमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन। प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक टाइम पे कस्टमर साइड में रख देता है, बट प्राइस बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ख़ास करके जब कस्टमर अहमदाबाद का है, उस टाइम पे तो प्राइस बहुत मायने रखती है। हम लोग हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बारगेन करके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके लेके आते हैं। तो प्राइस मतलब आप लोग समझते हो, जिस प्राइस पे हम लोगों ने परचेज़ किया वही होता है बस प्राइस डिसाइड करने का काम। नो फ्रेंड्स, हम लोग परचेज़ करके लेके आते हैं, वो प्राइस अलग चीज़ है। जस्ट इग्नोर फ्रेंड्स, मैं एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, सो ऐसी आवाज़ें आती रहेगी। जस्ट इग्नोर इट एंड मेरी आवाज़ पे और मेरी जो बातें हैं कहने की, उस पर आप ध्यान दो। प्राइस दैट डजेंट मीन कि हमारी परचेजिंग प्राइस ओनली। प्राइस मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें भी कवर अप करनी होती हैं। एक तो हमारा जो मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होगी, वो कस्टमर के तक कितने में प्राइस, कितनी प्राइस में प्रोडक्ट पहुंचेगा, वो जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनको कितना कमीशन मिलेगा, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई होलसेलर है तो उसको हम कितना डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड कर पाएंगे, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी हमारे होलसेलर्स होते हैं, जो लोग हमारे से बार बार गुड्स परचेज़ करके जाते हैं, उनको हमको क्रेडिट पॉलिसी भी देनी पड़ती है, मतलब उनको क्रेडिट भी देना पड़ता है। वो लोग हमसे कैश में परचेज़ नहीं करते, तो वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मैनी डेज़ के हम लोग क्रेडिट पॉलिसी अपनाएंगे, कितने दिनों तक हम लोग उनको क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड कर पाएंगे, कलेक्शन पीरियड हमारा क्या रहेगा। ये सारी ही चीज़ें प्राइस पर डिपेंड करती हैं। सो प्राइस दैट डजेंट मीन कि कस्टमर को कौन सी प्राइस पे गुड्स बेचेंगे, बट कस्टमर तक गुड्स पहुंचेगा तब तक जितने भी वहीवट है, लाइक जितने भी लोगों के हाथ में गुड्स जाएगा, उतने उतने उसमें कमीशंस इंक्रीज़ होता जाएगा। फाइनल एमआरपी पे गुड्स कस्टमर को पड़ेगा, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो सारे स्टेप्स को प्राइस की पॉलिसी में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो प्राइस डिसाइड करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ प्राइस जनरली क्या है, अगर आप हाई प्राइस रखोगे, आपके कंपटीटर कम प्राइस पे गुड्स बेचेंगे और आपके कंज्यूमर, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, वो लोग आपके कंपटीटर के गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मान लो कि अगर आप प्राइस कम रखते हो, जितनी आपको रखनी चाहिए उससे कम रखते हो, तब भी आपको लॉस होगा, बिकॉज़ आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं वो भी आपको ध्यान में लेना पड़ता है। तो बहुत सारी कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो, मार्जिन, ये सब कुछ देखते हुए अपने को प्राइस डिसाइड करनी होती है। सो अगेन द प्राइस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग, बिकॉज प्राइस ज़्यादा होगी तब भी लॉस है और कम होगी तब भी लॉस।
एग्जैक्ट प्राइस डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप होता है। नेक्स्ट पी है फॉर प्लेस। आप लोग बोलोगे हमको तो नहीं दिखता। बेटा गुजरात बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, बट दिस इज स्टैंड फॉर प्लेस। एक्चुअली 4 P's जब आप आगे भी कहीं पे भी पढ़ाई करोगे लाइक BBA BCom या कोई भी CA वगैरह, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आएगा जिसमें ये मार्केटिंग मैनेजमेंट और उसके ये 4P वाली जो थियोरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So the third one is distribution. You can write as a place, P for place. And what to write in this? तो जनरली place के अंदर आपको लिखना है कि गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल कितने टाइम के अंदर हो जाते हैं। रेगुलरली आप कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करवा पाते हो या नहीं। भाई अगर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो जो जनरली आप लोग ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसके ऊपर भी ध्यान मत दो। अब जनरली क्या होता है, अगर आप लोग बालाजी की वेफर्स लेने जाते हो कि जहाँ पर बालाजी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो कभी भी ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि आपको बालाजी की वेफर ना मिली हो? जनरली ऐसा नहीं होता है, राइट? क्यों नहीं होता है? द रीज़न इज़ उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि वो लोग प्रोडक्ट को रेगुलरली किसी भी हाल में शॉप तक पहुंचा देते हैं कि जिससे कभी भी ये ना हो कि स्कैरसिटी, प्रोडक्ट की स्कैरसिटी के कारण कस्टमर दूसरा कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें। क्योंकि जनरली क्या होगा, एक बार उसको आपका प्रोडक्ट नहीं मिला, उसने दूसरा आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया, अब वो बार बार वही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। फाइनली आपने अपना एक कस्टमर लाइफ टाइम के लिए लॉस कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे खास फोकस करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है, मार्केट में एक बार उसकी स्कैरसिटी आई, टाइम से प्रोडक्ट आप डिलीवर नहीं कर पाए, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन चैनल जो है वो बहुत ही आपकी बढ़िया होनी चाहिए। आगे जब पढ़ोगे तो आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करके एक पूरी ब्रांच पढ़नी होगी। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप लोगों को यही सारी चीज़ें सीखनी है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे कंज्यूमर्स तक टाइम से पहुंचा सकते हो, उसके लिए आप जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल है उसको कैसे शॉर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिटेल में पढ़नी होती है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। हाल फिलहाल अच्छा, ये जो यहाँ पे 4 P's की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सभी 4 P's के बारे में डिटेल में, इसके एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग जो बाद में चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। मतलब ये आप लोगों के लिए एक ट्रेलर के जैसा है कि जिसमें हम सब कुछ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ये सभी पी के बारे में, मतलब जो 4 P's हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आई थिंक 8 या 9 होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके अंदर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कवर अप हो गया। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप लोग एक ही प्रमोशन समझते हो, जब जॉब करते हैं तो हमारी जो ऑथोरिटीज़ एंड सैलरी इंक्रीज़ होती है तो आप बोलते हो कि उसको कहेंगे प्रमोशन। यहाँ पे ये वाला प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेल्स बढ़ाने वाले प्रमोशन की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि मूवी को प्रमोट करने के लिए सलमान खान या वॉट एवर जो भी हीरो होते हैं वो लोग
जब भी अपनी कोई नई मूवी वो रिलीज़ होने वाली हो, उससे पहले पहले वो लोग हर एक बड़े सिटी में जाते हैं और जनरल पब्लिक होती है उनसे मिलते हैं, और मिलके वो लोग एक मैसेज पास आउट करते हैं कि हमारी मूवी जो है उसमें ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आएगी। तो वो लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मूवी के बारे में देते हैं और एक क्यूरियोसिटी हमारे में डाल देते हैं कि जिससे जिस दिन मूवी रिलीज़ होगी हम लोग बहुत क्यूरियस होके मूवी देखने जाएंगे। सो व्हाट दे आर डूइंग, मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। ये वो वाला प्रमोशन है फ्रेंड्स। तो प्रमोशन का मतलब सिंपली अपने गुड्स को प्रमोट करो जिससे कि अपना सेल्स बढ़ेगा। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग मेथड होती हैं। यू कैन डू एडवर्टीजमेंट, यू कैन डू पब्लिसिटी, आपके सेल्समैन को कमीशन बढ़ाओ तब भी सेल्स प्रमोशन होगा, या फिर तो वो 3 सेल होते हैं ना, सेल 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 वाला सेल, वो वाला सेल भी आप लगाओ तब भी सेल्स प्रमोशन बढ़ता है। डिस्काउंट कस्टमर को ऑफ़र करो, अलग अलग ऑफ़र्स दो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बाय वन गेट वन वाली ऑफ़र दो, या फिर कोई चीज़ साथ में फ्री में दो। तो ऐसी फ्री गिफ्ट देने पे भी आपका सेल्स प्रमोशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रमोशन के मेथड हैं। हम लोग जब मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रमोशन के हर एक तरीके को डिटेल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल प्रोडक्ट को उस तरीके से डिज़ाइन करो कि जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्राइस उस तरीके से डिज़ाइन करो कि जिससे आपको भी लॉस ना हो और आपके कंज्यूमर को भी वो प्राइस सूटेबल होनी चाहिए। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स का ऐसा रखो, चैनल ऐसी रखो कि जिससे कभी भी कोई कस्टमर को प्रोडक्ट की कमी के कारण या प्रोडक्ट ना होने के कारण कोई और प्रोडक्ट परचेज ना करना पड़े। एंड प्रमोशन का मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो एनी हाउ, नए नए ऑफर्स दो, डिस्काउंट दो, सेल निकालो, या फिर तो अपना ब्रांड एम्बेसडर ऐसा बना दो कि जिसको देख के ही लोग प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ये सब बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं प्रोडक्ट प्रमोशन के, कि जिससे क्या होता है आपका सेल्स तुरंत इंक्रीज हो जाता है। हम लोगों को नहीं पता मार्केट में कब कौन सी प्रोडक्ट नई आई है, बट वेन एवर 2-3 बार फ्रीक्वेंटली कोई ऐड रिपीट होती है, हम लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। 2-3 साल पहले की बात है, 2 तो 3 तो नहीं बट 2 साल पहले की, जोमेटो ने इतना मार्केटिंग किया था। आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो उसमें बीच में जोमेटो की ऐड आएगी ही आएगी, और जोमेटो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हो चुका था। सो दिस इज़ व्हाट प्रमोशन। आई होप यू आर गेटिंग मी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आगे मैं लेक्चर में लगभग आपको बता चुकी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। आप लोगों को लगता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर करना, बट नो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप बहुत बड़ा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि जिससे हमारा एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोगों ने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हर काम किया। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग हर वो काम करेंगे कि जिससे हमारा एम्प्लॉय बहुत खुश रहे, एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाई रहे। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए आपको उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसकी नीड्स को जानना पड़ेगा, उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि जिससे वो प्रॉपर काम कर सके। वो अपनी जो उसको जो फैसिलिटी है आप ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि जिससे वो अपना काम कंफर्टेबली कर सके। कभी भी कोई भी एम्प्लॉय को आप बोल दो जाओ उधर जाके कोने में अपना काम बैठ के कर लो, तो उसको सूट नहीं होता। बट कभी भी अपने एम्प्लॉय को आप डेजिग्नेटेड स्पेस दोगे, आप बोलोगे कि जाओ अपने वर्किंग प्लेस पे बैठ के, ये टेबल पे बैठ के ये काम कर लो, तो उसको कितना अच्छा लगता है, राइट। सो फ्रेंड्स, हम लोग एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर अप होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एग्जैक्टली कितनी चीज़ें आएगी, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे, बिकॉज आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए फर्दर पीछे कोई चैप्टर दिया नहीं है. यस, थोड़ा सा डिस्कशन है इसका स्टाफिंग वाले चैप्टर में, बट ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम इसको अभी डिटेल में ही पढ़ेंगे. यहाँ पर मीनिंग क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो. जो मैंने समझाया वही सारी चीज़ें हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच टेक इनटू कंसिडरेशन मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी. आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रोफेशनल बना सकते हो, उसका नॉलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसकी इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जानो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट करो, उसकी नेसेसिटीज़ को जानो और उसको फुलफिल करने की ट्राई करो. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव एंड एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव दोनों को चैनलाइज करो, दोनों को साथ में मिलाओ. जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका गोल अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, और जो हमारा बिजनेस है उसका गोल उसका ऑब्जेक्टिव अलग है. हाउ एग्जैक्टली, सुनिए. जनरली होता है ये कि एम्प्लॉय ये सोचता है कि मुझे सैलरी ज़्यादा मिले, मैं काम कम करूं, जबकि बिजनेस ये सोचता है मैं सैलरी कम दूं और उससे काम ज़्यादा निकालूं. अब होता है इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हमको ये कन्फ्लिक्ट को कम से कम लेवल तक लेके जाना है. कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तभी कस्टमर सेटिस्फाई एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, एंड अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो ही आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे. माइंड इट वेरी वेल. ठीक है. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है. अगर मान लो आपके एम्प्लॉय ही आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वो लोग आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे बाहर जाके, एंड दैट इज़ वाई फिर आपके कस्टमर्स भी होंगे वो भी नेगेटिव वे में दोहराएंगे. तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. अपने एम्प्लॉयज़ को ही आपको खुश रखना है, वही लोग आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी करेंगे और आपके कस्टमर्स डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है, ईज़िली आप लोग उसको याद रख सकते हो. आपको इसको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं बता दिया मैंने कि आपको एम्प्लॉयज़ का नॉलेज इंक्रीज़ करना है, इसलिए आपको उनको ट्रेनिंग देनी है. अगर कोई काम अच्छा कर रहा है उसको प्रमोट करो. काम करते वक्त उसको कभी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग उसको गाइडेंस भी दो. सेकेंड है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आपको चैनलाइज करना है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ. वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, कन्फ्लिक्ट होता है. बट आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत एक एम्प्लॉय को राज़ी करना है कि देख भाई तू काम करने के लिए आता है, मैं तुझे उसके लिए सैलरी देता हूँ, तो तुझे काम तो करना ही पड़ेगा, बट मैं तुझे राज़ी रखने के लिए तेरी जो नीड्स हैं उसको कंफर्टेबली सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई कर सकते हैं. तो बिजनेस एज अ बिजनेस आप एम्प्लॉयज़ को ऐसे कन्विंस करो कि आपकी हर एक नीड को बिजनेस समझ रहा है, तो बिजनेस की भी हर एक नीड को आपको समझना पड़ेगा. एंड दिस इज़ हाउ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन. नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि आपको एम्प्लॉयज़ को आपकी एसेट्स मानना है, ना कि लायबिलिटी. जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बारे में लोगों के ऐसे ख्याल है कि एम्प्लॉयज़ का तो क्या है, आज एक जाएगा कल को दो नए आएंगे. बट नो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ जाते हैं तो बिज़नेस को बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस होता है. एक एम्प्लॉय जाएगा तो आपको दूसरा एम्प्लॉय मिल तो जाएगा, बट उसके जितनी ही एफिशिएंसी से वो वर्क कर पाएगा या नहीं, उस बात पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है. वन मोर थिंग, जो एम्प्लॉय जॉब छोड़कर गया वो बाहर जाके आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाएगा, तो उससे भी आपको खतरा है, जो आपको नहीं करना है. एंड दिस इज़ वाई एक एम्प्लॉय को आपको एसेट की तरह संभालना है,
और ऐसा नहीं कि भाई चलो एम्प्लॉयज़ जाएंगे दूसरे आएंगे, ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉय को जितना संभालो उतना अच्छा है, क्योंकि वही लोग हैं वर्कफोर्स जो बिज़नेस के हाथ पैर है। बिज़नेस को आगे लेके जाने में किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है एम्प्लॉयज़ का। सो एम्प्लॉयज़ आर द वैल्यूएबल एसेट फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलप्स पर्सनल फॉर जॉब। ट्रेनिंग के कारण एम्प्लॉय को भी काम करने में मज़ा आएगा। सोचो आपको मैंने कोई चैप्टर सिखाया ही नहीं और मैं उसके टेस्ट रख दूँ, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा, राइट। तो ऐसे ही जब कोई एम्प्लॉय को कुछ काम आता नहीं है एंड आप लोग बार बार उसको टोकते रहते हो, तो उसको गुस्सा आएगा, ये जनरल बात है। बट पहले आप उसको अच्छे से काम सिखा दो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, देन आफ्टर उसको कोई काम आप दो तो वो अच्छे से शिद्दत से करेगा और उसका रिजल्ट भी, उसका परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगा। नेक्स्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉय के काम को इवैल्यूएट किया जाता है। वो कौन सा काम सही तरीके से कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर पाता है, उसके बेसिस पे, उसका इवैल्यूएशन के बेसिस पे उसको प्रमोशन देना है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट है कि जनरली अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो लेबर टर्नओवर रेट, फ्रेंड्स 6th पॉइंट पे जो लेबर टर्नओवर रेट है उसको अंडरलाइन करना, इसका मतलब क्या होता है। तो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं एंड नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, इसका जो रेशियो होता है इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। लेबरर्स जितने कम चेंज हो उतना अच्छा है। जितने पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उतने ही बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। सो लेबर टर्नओवर रेट कम होगा अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो, क्योंकि कोई एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि वो हर तीसरे दिन जॉब चेंज कर दे। मुश्किल से उसको एक जगह पे काम करने के लिए वो सूट हो गया है, उसी टाइम पे मान लो कि अगर कोई चेंजेस आएंगे उसके लिए भी पूरा चेंज हो जाएगा, उसके कलीग्स चेंज हो जाएंगे, तो उसको भी दिक्कत होती है। एम्प्लॉय काम करने के लिए ही आता है, बट फिर आप उसको उस तरीके से रखोगे कि भाई तू तो हमारे लिए एक नौकर है, तू हमारे काम के लिए आता है, तू पैसे से काम करता है। अगर आप एक एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रीट करोगे वो कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा। जैसे ही उसको ज़्यादा सैलरी वाली कोई जॉब मिल जाएगी वो आपके बिजनेस को छोड़कर चला जाएगा। सो एक लॉयल एम्प्लॉय के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप करोगे तो उससे लेबर टर्नओवर रेट जो है वो आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंड्यूसिव एटमोसफियर इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। कंड्यूसिव एटमोसफियर का मतलब होता है फ्रेंड्स कन्वीनियंट कंफर्टेबल काम करने का आपको एटमोसफियर प्रोवाइड किया जाता है, विच अल्टीमेटली बूस्ट दैर एंथुसिज्म एंड एफिशिएंसी। मतलब कि अगर आपको एक सही जगह, प्रॉपर जगह मिलती है तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिंपल है कि अगर क्लासरूम एसी वाले होते हैं, गर्मी कम लगती है, तो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और टीचर की पढ़ाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। बट बहुत गर्मी होती है या मान लो छत से पानी टपक रहा है, ऐसे में आप पढ़ नहीं पाओगे, ना ही टीचर पढ़ा पाएंगे, राइट। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस के लिए, और वो आ सकता है प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। मतलब कि उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ HRM। नाउ इम्पोर्टेंस जो है ये है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी अब तक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे इसमें रिपीट होंगे। फर्स्ट, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली आप लोग ट्रेनिंग देते हो तो उसके कारण एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकेंड है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? लेबर टर्नओवर रेट कम होगा, आपको बार बार नए एम्प्लॉय नहीं लाने हैं, पुराने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की ज़रूरत कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यू एम्प्लॉयज़, तो ट्रेनिंग की एक्सपेंस कम हो जाएगी।
सेकंड, अगर बार बार एम्प्लॉय छोड़ कर जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट के पीछे टाइम लगेगा, नया एम्प्लॉय होता है उससे रिसोर्सेज का वेस्टेज होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, कभी कभी मशीनरी भी ख़राब कर सकता है, तो ये सारे लॉसेस ज़्यादा होंगे। पुराना एम्प्लॉय है तो वो वेस्टेज का रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेगा, मशीन को एफिशिएंटली वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए मशीन कम ख़राब होगी और उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो काम करने की स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ वाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिजनेस प्रेस्टीज मेंटेन, मैंने कहा आपको कि जब भी कोई एम्प्लॉय बिजनेस को छोड़कर जाएगा तो क्या होता है, वो बाहर जाके नेगेटिविटी फैलाएगा। तो इसी तरीके से जब आपका 20 साल पुराना कोई एम्प्लॉय है, वो आपसे लॉयल है, वो बाहर जाके कभी अगर आपके बारे में बात हो रही है तो उसको बढ़ावा देने के बदले वो बोलेगा कि ऐसा नहीं है, आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है, राइट। तो ऐसे बिजनेस का प्रेस्टीज मेंटेन होता है। आपको पता है जब भी कोई टीचर्स बदलते रहते हैं तो आप लोग तुरंत बोल देते हो वो स्कूल अच्छी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स बदलते रहते हैं। जबकि कोई स्कूल ऐसी है जहाँ पे बहुत सालों से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल की जो प्रेस्टीज होती है ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेंटेन। ये भी मैंने आपको आगे बताया कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो उसके कारण आपके कस्टमर्स भी खुश रहेंगे, क्योंकि मान लो कि आपके एम्प्लॉयज़ ही खुश नहीं हैं, अल्टीमेटली कस्टमर्स को डिलीवर करने वाली सर्विस या प्रोडक्ट कौन बनाता है, एम्प्लॉयज़। वो अच्छे से नहीं बनाएंगे, मन से डिलीवर नहीं करेंगे गुड्स या सर्विस, अल्टीमेटली लॉस आपको होगा। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ वननेस। फ्रेंड्स, गुजरात बोर्ड में ऐसा मिलता रहेगा, कभी कभी गुजराती में होता है कुछ जो वर्ड, उसका ये लोग फुल्ली ट्रांसलेट करते हैं इन इंग्लिश। वननेस मतलब यहाँ पे एकता की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कहना चाहते हैं कि एचआरएम से एम्प्लॉय के बीच में यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल। मैंने बोला ना कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर रेट। ये मैं चीज़ ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय का बढ़ेगा। भाई आप एम्प्लॉय को अच्छे से रख रहे हो, उसकी सारी नीड्स को समझ रहे हो, उसको काम के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हो, उसको प्रॉपर वेजेस भी दे रहे हो, ऑब्वियस बात है उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा एंड एक इंडस्ट्रियल पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जो झगड़े होते हैं, स्ट्राइक होती है, वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एक सही जगह से पैसा लाओ और दूसरी सही जगह पे पैसा उड़ाओ। आप बोलोगे मैम ये क्या कह रहे हो? यस बेटा, सही सुने हो आप। राइट सोर्स से पैसा लाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एंड उसको सही जगह पे यूज़ करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप बोलोगे राइट सोर्स से पैसा कैसे आएगा? पैसा तो हम कमा के ही लेके आते हैं ना। बट तुम जो पैसा कमाते हो ना बेटा, इट्स योर अर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, इसमें हम लोग पैसे को नीड्स कितनी है, पैसे की नीड्स कितनी है ये एस्टिमेट करेंगे और फिर उसको अगर हमारे पास है तो उसमें से यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता है हमारे पास पैसे नहीं है तो हमको बाहर से भी पैसे लाने पड़ेंगे। तो जब भी पैसे बाहर से लाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लाइक यू कैन टेक बैंक लोन, you can issue shares, you can issue debentures, you can issue public deposit, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऐसे शेयर डिबेंचर्स के जैसे, जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सारे, तो हर इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट अलग होती है। आप लोग बैंक से लोन लोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा,
वो है कॉस्ट ऑफ मनी। शेयर इश्यू करोगे, डिविडेंड देना पड़ेगा, वो है कॉस्ट ऑफ मनी। आप डिबेंचर इश्यू करो, अगेन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ मनी। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ मनी जो कम होगा, आपको वो सोर्स अडॉप्ट करना चाहिए, वहाँ से पैसा लाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो फंड का एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी जगह से पैसा लाओगे। आपको बैंक लोन ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, या शेयर इश्यू करना सस्ता पड़ेगा, या फिर डिबेंचर्स इश्यू करना, या पब्लिक डिपॉजिट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन मोर थिंग, ये ऑप्शंस आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? सीधी सी बात है, आपके फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। बहुत बड़ी अमाउंट है, उस हिसाब से जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, आपको कितने टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरत है, गो फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत है, गो फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें से हमारी नीड किस हिसाब से है, उस हिसाब से हमको सोर्स सिलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे डिसीजन भी लेता है कि कोई प्लांट को हमको रिपेयर करवाना चाहिए, या फिर तो उसको नया प्लांट से रिप्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज रिपेयरिंग की कॉस्ट इतनी है, रिपेयरिंग के बाद इतना प्रोडक्शन कर पाएगा तो हमको इतना लॉस हो रहा है। सेकंड, अगर नया मशीन लेते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली, रिपेयरिंग एक्सपेंस है, उसकी कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बट फिर भी उससे हमको कभी कभी बेनिफिट हो सकता है। यस, जब प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट आता है जिसमें सम्स करने होते हैं बेटा, तो उस टाइम पे ये सारे डिसीजन मेकिंग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हमको कभी कभी लगता है ऑब्वियसली रिपेयरिंग वाला ऑप्शन अच्छा होता है, बट नो, कभी कभी रिपेयरिंग से बेटर ऑप्शन होता है हम उसको रिप्लेस कर दें। तो ऐसे डिसीजंस विथ कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइजली डिसीजन लेने होते हैं, और वो लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजर्स। पब्लिसिटी के पीछे कितना पैसा डालना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पीछे कितना पैसा डालना है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या होंगे हमारे, शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या होंगे, क्रेडिट पॉलिसी कितनी होगी, कितने टाइम के अंदर पैसे कलेक्ट कर लेने हैं क्रेडिटर डेटर्स से, कितने टाइम में क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सेंटर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, फाइनेंस मैनेजर को पकड़ो। प्रोडक्शन मैनेजर को मशीनरी लानी है, फाइनेंस मैनेजर को पकड़ो। परचेज मैनेजर को रॉ मटेरियल परचेज करना है, ऑब्वियसली फाइनेंस मैनेजर को पकड़ो, राइट। तो ऐसे बहुत जगह पे फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस इज़ वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है, एज इट इज़ अटैच विथ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। आप लोगों को हो सकता है शायद से थोड़ा लेक्चर बोरिंग लगता है, लेक्चर काफ़ी लंबा होता है, बट फ्रेंड्स जनरली क्या होता है कि मैं एक बार पढ़ाने बैठ जाऊँ तो बैठ गई, बाकी फिर आज पढ़ाओ कल पढ़ाओ, आज लेक्चर बनाओ कल लेक्चर बनाओ, उसी में फिर टाइम चला जाता है। सो इसीलिए आज तो इस चैप्टर को मैं फिनिश करके ही जाऊंगी। सो थोड़ा आप मुझे टॉलरेट कर लो, ऐसा है तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में ब्रेक ले लो, ठीक है। तो मीनिंग तो हमने देख लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अब हम फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। सो फर्स्ट है टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है फाइनेंशियल नीड को, आपकी नीड्स कितनी है पैसे की, ये जाना जाता है। सेकेंड चीज, आप टाइम के व्यू से भी कुछ प्लानिंग करोगे। मैंने ये भी बता दिया आपको कि कितने टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए, उस हिसाब से आपका सोर्स सिलेक्ट होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कितने पैसे चाहिए, सेकेंड इज कितने टाइम के लिए चाहिए, थर्ड प्रिपेयर बजट। ये जो पैसा आप लाओगे वो पैसा कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। कहीं पे भी फालतू का पैसा यूज़ होता होगा तो पता चल जाएगा बजट के थ्रू।
क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे बाहर से ला दिए तो भी प्रॉब्लम होगा, और ज़रूरत से कम पैसे लाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ज़रूरत से कम पैसे लाए तो क्रेडिटर चिल्लाएंगे, एम्प्लॉयज़ चिल्लाएंगे, मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होगा तो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक पड़ा है बट बिकेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सिमिलर, अब ज़्यादा पैसे लाए ज़रूरत से तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये पैसा मुफ्त में नहीं मिलता ना, इसकी कॉस्ट होती है। जहाँ से पैसे लाए वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या डिविडेंड, तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ मनी। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लाए तो भी प्रॉब्लम। सो एग्जैक्टली बजट बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा हमें यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई फालतू का खर्चा है तो वो बच जाएगा। नेक्स्ट है एलोकेट फंड। बजट बनाया तो उसके अंदर आ ही गया एलोकेट फंड। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड। अच्छा, फंड्स के पीछे आप लोग लगा दो एलोकेट द फंड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि एलोकेशन का मतलब क्या है। एलोकेशन का मतलब है फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आप कितने परसेंट कैपिटल शेयर रखोगे, कितने कैपिटल प्रेफरेंस शेयर रखोगे, कितने परसेंटेज इक्विटी शेयर, कितने परसेंटेज डिबेंचर्स, कितने परसेंट की बैंक लोन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑब्वियसली ये मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग फाइनेंस एक्वायर करेंगे, मतलब सही जगह से पैसा लाएंगे। एंड नेक्स्ट है टू सी दैट द एक्वायर्ड फंड आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। उस पे ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अगर फालतू का पैसा यूज़ होगा डेफिनेटली यू आर इन डेंजर। नेक्स्ट, टू फॉर्म द फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाओ। फाइनेंशियल पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक क्रेडिट पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पीछे एक चैप्टर है फ्रेंड्स, जिसमें हम डीप लेवल में ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो समझेंगे। नेक्स्ट है टैक्स का प्लानिंग एंड एसेट्स का अरेंजमेंट्स। ये सारी चीज़ें कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई प्लांट को रिप्लेस करना है या रिपेयर, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर ओनली। वही जानता है किस में ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या कहता है फ्रेंड्स? प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को कवर अप करता है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या? यू नो वेरी वेल। रॉ मटेरियल से लेके हमको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग, कितना प्रोडक्शन करना है, डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, कब कब प्रोडक्शन करना है, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, स्टॉक कितना पड़ा है एंड मार्केटिंग कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। डायरेक्शन, कीपिंग कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। One more thing to add here, that is quality control. कीपिंग कंट्रोल तो है बट कीपिंग क्वालिटी कंट्रोल, राइट? फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लान डिसाइड करना है, कब कब कितना कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट, टू अंडरटेक प्रोडक्शन रिसर्च, नई नई प्रोडक्ट को इनोवेटिव तरीके से बनाना, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है एंड नई नई प्रोडक्ट बनानी है। टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, ऑब्वियसली ये डिसीजन कौन लेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि मशीनरी परचेज करनी है या नहीं, बट कौन सी मशीनरी बेस्ट है वो कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ अ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, फैक्ट्री का लोकेशन कौन सा बेस्ट है, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ हमको वाटर इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेगी, वो सब कुछ देखते हुए लोकेशन डिसाइड करना होता है। वो डिसाइड करता है प्रोडक्शन मैनेजर। नेक्स्ट होता है रॉ मटेरियल कितना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, ये सब कुछ एस्टिमेट करने का। प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें वेस्ट ना हो, ये सारी चीज़ें देखने का काम होता है प्रोडक्शन मैनेजर का। नेक्स्ट है जो भी हमारी फालतू की कॉस्ट है उस चीज़ों पे कंट्रोल करना, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना। बिकॉज़ आज के कंपटीशन में ज़माने में आप प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका कंपटीटर प्राइस नहीं बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है तो आपके पास एक ही काम है, दैट इज़ कॉस्ट कंट्रोल। आप लोग देख रहे हो कि आज की तारीख में भी पार्ले जी कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाता है। सबसे सस्ती और अच्छी प्रोडक्ट कौन प्रोवाइड करता है? पार्ले जी। ये इसकी स्टार्टिंग से इसकी स्ट्रैटेजी यही है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं। वो कभी प्राइस इंक्रीज करने में नहीं मानते, बट वो कॉस्ट को कटिंग करने में मानते हैं। वो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को ईजी वे में कैसे किया जाए और प्रोडक्शन में नई नई वेराइटीज़ कैसे लाई जाए। आए दिन आप लोग देख रहे हो हर एक चीज़ में नई वैरायटी आती रहती है, तो ये इनोवेशन का रिसर्च का काम किसका है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट यस वन मोर थिंग कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट पीछे कभी भी रिपीट नहीं होने वाला है। सो हो सकता है कि इस चैप्टर से आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूछ ले, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए तो पीछे पूरे चैप्टर्स हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं, बट फर्स्ट चैप्टर में से पूछने के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जितना कुछ मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया हो। फिर भी मान लो कहीं कुछ डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अब तक देखा है तो ऑब्वियसली वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दैन डू सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।